अब आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग कुछ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आज का लिखे हैं, टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम इंक्लोज इक्वल masses of hydrogen and helium at 300 Kelvin. Full stop. Find. First में लिखे हैं the ratio of pressures and second part में लिखे हैं the ratio of total kinetic energy of all the molecules of the two gases. एक बार इसे आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस एंड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल टू मास ऑफ हीलियम गैस, और दोनों केस में टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन, और ये दोनों गैस अलग अलग कंटेनर में इंक्लोज किया गया है। अगर ये फर्स्ट कंटेनर है जिसमें मान लो हाइड्रोजन है, सेकंड कंटेनर है जिसमें मान लो हीलियम है, तो यहाँ जो गैसेस है इस कंटेनर में जो हाइड्रोजन है उस गैसेस का कुछ प्रेशर होगा, यहाँ जो गैस है उसका भी कुछ प्रेशर होगा। तो उन प्रेशर्स का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग इस कंटेनर के लिए बात करें, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो लिख सकते हैं PV इक्वल टू nRT, मतलब प्रेशर बाय हाइड्रोजन गैस, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल्स टू n, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स RT। एंड सिमिलरली अगर इस केस में लिखते हैं तो प्रेशर ऑफ हीलियम गैस, वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम गैस R इंटू T। इस तरह से होगा। हमें प्रेशर का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हीलियम गैस ऐसा होगा। एंड ये जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ हीलियम है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, क्योंकि वो इक्वल दिया हुआ है। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास मिलेगा ये RT और RT भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस। अब ये नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, इसका मास है MH2, इसका मास है MHE, है ना। तो अगर मास बाई मोलर मास करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, मास बाई टोटल मास बाई मोलर मास करते हैं तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है उसे लिख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन गैस बाई मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम के लेकर लिखना चाहें तो मास ऑफ हीलियम बाई हीलियम का मोलर मास क्या हो जाएगा 4। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों मास इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस बाई प्रेशर ऑफ हीलियम गैस इक्वल्स टू 4 न्यूमरेटर में जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में, तो 4/2 दैट इज 2। ये हो जाएगा रेशियो ऑफ प्रेशर्स, है ना, इन 2 केसेस। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट हुआ, है ना, ये जो हमने सॉल्व करा ये क्या था, फर्स्ट पार्ट। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में पूछा गया है दोनों के केस में जो गैसेस का टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम गैस इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, F/2 nRT, है ना। जनरल वे में अगर बात करें तो F/2 nRT।
तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दोनों ही केस में RT सेम होगा। तो जब हम लोग इन दोनों के लिए लिखकर डिवाइड करेंगे तो RT कैंसिल आउट हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होगा, चूंकि नेचर ऑफ गैसेज अलग अलग हैं, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हाइड्रोजन बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हीलियम इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो रेशियो होगा, ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं दिस इज डाई एटॉमिक, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 5, एंड हीलियम इज मोनोएटॉमिक, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 3, एंड इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हमने अभी भी यहाँ पे कैलकुलेट करा था। तो ये आप लिख सकते हो दिस मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन गैस बाई 2 और मास ऑफ हीलियम गैस बाई 4। तो ओवरऑल कितना आएगा 4/2। तो इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे 4/2 ऐसा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कितना हो जाएगा ये 10/3। तो ये इस तरह से सिंपली सॉल्व हो गया, है ना। इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, एट 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 degrees Celsius 2 moles of an ideal monatomic gas occupy a volume V, full stop. The gas expands adiabatically to a volume 2V, to a volume 2V, full stop. Calculate A पार्ट में लिखिए the final temperature of the gas, B पार्ट में लिखें change in its internal energy, and C पार्ट में लिखें the work done by the gas during the process, full stop. Take R, capital R, take R equal to 25/3 joule per mole per Kelvin. इसे भी आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट इनिशियल वॉल्यूम भी है, फाइनल वॉल्यूम 2 भी है। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन एंड प्रोसेस इज एडियाबेटिक एंड वी हैव टू फाइंड फाइनल टेम्परेचर इन ए पार्ट। तो यहाँ पे देखें अगर हम लोग ए पार्ट की बात करें तो क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है प्रोसेस इज एडियाबेटिक, प्रोसेस क्या है एडियाबेटिक। तो यहाँ एडियाबेटिक में हम लोग 3 फॉर्मेट पढ़े थे, P इंटू V टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और टेम्परेचर और वॉल्यूम अगर रिलेशन देखें क्योंकि यहाँ पे वही रिलेशन यूज करना होगा, हमें टेम्परेचर पूछा गया है एंड वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो T और V में जो रिलेशन होता है दैट इज T इंटू V टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन इंटू इनिशियल वॉल्यूम अगर देखना चाहे तो V टू द पावर गामा -1। अब ये गामा -1 कितना होगा, तो क्योंकि गैस इज मोनोएटॉमिक एंड गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, तो गामा इक्वल्स टू 1 + 2/f, तो गामा -1 इज इक्वल टू 2/f एंड f इज 3 इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। मतलब गामा -1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2/3। यहाँ पे लिख सकते हैं गामा -1 की जगह पे 2/3 इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर जो कि हमें फाइंड आउट करना है इनटू फाइनल वॉल्यूम 2V, तो 2V टू द पावर गामा -1 दैट इज 2/3। तो V टू द पावर 2/3 एंड V टू द पावर 2/3 क्या हो गया कैंसिल आउट। तो दिस इंप्लाइज दैट जो फाइनल टेम्परेचर मिलेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 300 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2/3 केल्विन। दिस इज फर्स्ट पार्ट।
अगर हम लोग इसका सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दें, सेकंड पार्ट दैट इज बी पार्ट। तो बी पार्ट में आप क्वेश्चन में देखें क्या फाइंड करना है। बी पार्ट में पूछा है चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू। वी हैव टू फाइंड डेल्टा यू। फॉर्मूला क्या होगा, F/2 NR डेल्टा टी। F का वैल्यू मोनोटॉम के केस में 3 हो जाएगा, तो 3/2 N कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स देख ले क्वेश्चन में, यहाँ दिया हुआ है 2 मोल्स, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड R का वैल्यू 25/3 इंटू डेल्टा टी, दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर तो ये रहा, तो ये हो गया 300 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2/3 माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो ये ऐसा हो गया, यहाँ से 2 to 2 कैंसिल आउट एंड 3 to 3 कैंसिल आउट, है ना। तो यहाँ 300 आप देख रहे हैं कॉमन हो रहा है, तो 300 अगर कॉमन करते हैं तो 25 इंटू 3 दैट इज 75 एंड इंटू 100 तो हो जाएगा 7500 इंटू में आप लिख सकते हैं 2 to the पावर माइनस 2/3। ये न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा एंड -1 जूल, है ना। ये इंटरनल एनर्जी है तो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। ये इतना हो जाएगा बी पार्ट में। एंड अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें पूछा गया है वर्क डन बाई गैस। सी पार्ट में हम लोग आ जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एंड क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस था तो ये क्या होगा, जीरो। ड्यू टू एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू क्या हो गया, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट वी हैव टू फाइंड डेल्टा डब्ल्यू, तो इसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा यू। एंड माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया, डेल्टा यू का वैल्यू तो ये है, तो माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या, इसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये जो है वो सेम टू सेम रह जाएगा 7500 इंटू 2 to the पावर माइनस 2/3 माइनस 1 जूल। तो ये इस तरह से हो गया, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, थोड़ा फास्ट लिखें। अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V, a vessel of volume V is evacuated by means of a piston air pump, full stop. In one stroke the piston is delta V. In one stroke the piston is pulled out to make the volume of gas V plus delta V. Then delta V volume from this is taken out. Delta V volume from this is taken out, leaving leaving volume V in the cylinder. Full stop. How many strokes are needed to reduce the pressure in the vessel to 1 by eta times the initial pressure. 1 by eta times the initial pressure. Question mark. The process is assumed to be isothermal. Comma, and the gas is an ideal. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। यहाँ पे ध्यान दें, क्वेश्चन में जो भी बोला गया है उसको समझें। जैसे मान लो ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है ना, एंड
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पिस्टन को हम लोग पुल कर रहे हैं, पिस्टन को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पिस्टन को हम पुल कर रहे हैं तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा। अभी अगर वॉल्यूम भी है तो पिस्टन को इतना पुल किया गया कि वॉल्यूम क्या हो गया, V प्लस डेल्टा P, मतलब डेल्टा V वॉल्यूम बढ़ा दिया गया। अब ये डेल्टा V वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कुछ डिक्रीज होगा, है ना। अब प्रेशर कुछ डिक्रीज हो गया। अब क्या किया गया कि यहाँ जो डेल्टा V वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, उस इंक्रीज इन वॉल्यूम को एयर पंप के थ्रू इवैक्यूएट कर दिया गया, तो फिर से पिस्टन वापस आ जाएगा। बट प्रेशर तो कम हो चुका है, क्या हो चुका है, कम हो चुका है। एंड ये एक स्ट्रोक। अब इसी तरह से फिर सेकंड स्ट्रोक किया गया, सेकंड स्टेप किया गया, मतलब जब अगेन फिर से इसे ऊपर ले गए, डेल्टा V वॉल्यूम बढ़ाया, तो फिर से डेल्टा V वॉल्यूम को इवैक्यूएट किया गया और फिर से ये, है ना। तो हर स्ट्रोक में ये डेल्टा V वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण से हर स्ट्रोक में कुछ ना कुछ, हर स्टेप्स में कुछ ना कुछ प्रेशर भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो वही पूछ रहा है कि इस तरह से कितने टाइम्स स्ट्रोक्स लिए जाएं, स्टेप्स लिए जाएं कि प्रेशर डिक्रीज होकर कितना हो जाए, 1/eta टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर इज P0, लेट इनिशियल प्रेशर इज P0, है ना। तो यहां पर ध्यान दें, अगर हम लोग फर्स्ट स्ट्रोक की बात करें तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि क्वेश्चन ने आइसोथर्मल प्रोसेस बतलाया है। यहां लिख सकते हैं ड्यू टू आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या लिखेंगे, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कंफ्यूज हो सकते हैं, वो समझ लें। PV इक्वल टू कांस्टेंट हम लोग तब लिखते हैं जब आइसोथर्मल के साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। पर यहाँ तो गैसेस को बाहर इजेक्ट किया जा रहा है, एयर पंप से इवैक्यूएट किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो रहे होंगे। बट ये जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट, वो ड्यूरिंग इवैक्यूएशन प्रोसेस नहीं, जब एक स्ट्रोक चल रहा है उस दरमियान ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला, जैसे मान लो एक स्ट्रोक हुआ एंड जो नेक्स्ट स्ट्रोक हुआ, तो फर्स्ट स्ट्रोक और नेक्स्ट स्ट्रोक के बीच हम लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस दरमियान जो है नंबर ऑफ मोल चेंज हो गया है। तो ये जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ एक सिंगल स्ट्रोक के ड्यूरिंग अप्लाई कर सकते हैं। एक स्ट्रोक से दूसरे स्ट्रोक के बीच हम लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते, एक ही स्ट्रोक के बीच ये अप्लाई किया जा सकता है ना। हाँ, तो यहाँ देखें, अगर हम लोग फर्स्ट स्ट्रोक की बात करें तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, इनिशियल प्रेशर क्या है, P0, एंड इनिशियल वॉल्यूम V इक्वल टू फाइनल प्रेशर, जो कि फर्स्ट स्ट्रोक है ना। तो प्रेशर कुछ डिक्रीज हुआ होगा, तो मान लेते हैं फर्स्ट स्ट्रोक के ड्यूरिंग जो प्रेशर डिक्रीज होकर के फाइनल प्रेशर हुआ वो कितना हो गया, P1 इनटू वॉल्यूम कितना कर दिया गया, V तो था ही, डेल्टा V इंक्रीज किया गया, तो वॉल्यूम तो हो गया V प्लस डेल्टा V। तो यहां से क्या मिलेगा, P1 इक्वल्स टू P0 V बाई V प्लस डेल्टा V। इसी तरह से अब हम लोग सेकंड स्ट्रोक की अगर बात करें तो फर्स्ट स्ट्रोक में नंबर ऑफ मोल्स कुछ था, बट अब सेकंड स्ट्रोक जब हो रहा है तो कुछ गैस ऑलरेडी पहले इजेक्ट हो चुका है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो चुका होगा, चेंज। बट ड्यूरिंग सेकंड स्ट्रोक ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। फिर थर्ड केस में देखेंगे तो सेकंड वाले के कंपैरिजन में नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो चुका होगा, है ना, इस तरह से है। तो यहाँ पे अगर सेकंड स्ट्रोक की बात करें तो ये जो P1 आप देख रहे हैं, ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान से सुने, डेल्टा V वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था जिसके कारण से प्रेशर कुछ डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब प्रेशर तो इतना है, अब डेल्टा V वॉल्यूम निकाल दिया गया तो पिस्टन फिर से कुछ वापस नीचे आ जाएगा, पर प्रेशर तो वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम फिर से वापस भी ही अचीव कर लिया, फिर से वापस वॉल्यूम भी ही अचीव कर लिया। तो कुछ स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकता है कि सर फिर से अगर वॉल्यूम भी अचीव कर लिया तो प्रेशर तो फिर से P0 हो जाएगा। नहीं, पहले नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर डेंसिटी अलग था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग था, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग है ना। तो डेल्टा V जब बढ़ा तो प्रेशर था कितना, P1, बट डेल्टा V जब इक्वेट कर लिए, इवैक्यूएट कर लिए, तब भी प्रेशर क्या रह जाएगा, P1 ही। बस पिस्टन क्या होगा,
फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन पे लौट आएगा, बट प्रेशर वही रहेगा। जैसे जैसे गैस निकलते जाएंगे पिस्टन धीरे धीरे नीचे आता चला जाएगा। तो फिर से वॉल्यूम भी अचीव कर लेगा, मतलब सेकंड स्ट्रोक की अगर बात करें तो इनिशियल प्रेशर P1 होगा एंड इनिशियल वॉल्यूम V होगा। यह हो जाएगा, ये था फर्स्ट के केस में फर्स्ट स्ट्रोक। सेकंड स्ट्रोक के केस में अगर बात करें, है ना, सेकंड स्ट्रोक, तो लिख सकते हैं इनिशियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर मान लिया P2 एंड वॉल्यूम कितना V प्लस डेल्टा V, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम V और डेल्टा V फिर इंक्रीमेंट हुआ, है ना, तो हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम V प्लस डेल्टा V। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं P2 इक्वल्स टू P1V डिवाइडेड बाई V प्लस डेल्टा V एंड दिस इंप्लाइज दैट P2 इक्वल्स टू P1 को हम लोग यहां से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं P1 को वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमें मिलेगा P नॉट इंटू V बाई V प्लस डेल्टा V, और V बाई V प्लस डेल्टा V यहाँ भी है, तो ये V बाई V प्लस डेल्टा V का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम लोग एंड सो ऑन करते जाएं, जैसे कि ये फर्स्ट स्ट्रोक था, ये सेकंड स्ट्रोक में स्क्वायर हो गया, हाँ, मतलब यहाँ देख सकते हैं P नॉट इंटू V बाई V प्लस डेल्टा V का पावर 1, P2 में P नॉट इंटू V बाई V प्लस डेल्टा V का होल स्क्वायर। इसी तरह से जब आप थर्ड केस में सॉल्व करोगे तो एंड सॉल्व करके थर्ड केस में ये पावर 3 आ जाएगा, फोर्थ स्ट्रोक में पावर 4 आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर nth स्ट्रोक की बात करें, nth स्ट्रोक का, तो उसमें आप सॉल्व करके देखोगे तो आएगा P नॉट इंटू V बाई V प्लस डेल्टा V टू द पावर n। कितना, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं Pn बाई P नॉट इक्वल्स टू, P नॉट को हमने डिवाइड नहीं कर दिया तो ये मिलेगा कितना V बाई V प्लस डेल्टा V टू द पावर n। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है, हमने मान लिया nth स्ट्रोक में जो प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर का 1 बाई ईटा हो जाएगा। तो ये जो Pn बाई P नॉट है, इसे क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं 1 बाई ईटा से, इक्वल टू V बाई V प्लस डेल्टा V टू द पावर n। We have to find number of stroke, that is n, means we have to find n। तो यहां से क्या कर सकते हैं, n फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड log लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉगरिथम एट बेस e, ये ईटा टू द पावर -1 है तो log लेंगे ln ईटा, है ना, नेगेटिव बाहर आ जाएगा पावर नेगेटिव की वजह से, इक्वल टू ln ऑफ v बाई V प्लस डेल्टा V, और ये जो पावर में n है वो इंटू में n आ जाएगा। तो यहां से n इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा हमें, n इक्वल्स टू हो जाएगा दिस बाई दिस, और माइनस अगर इसमें लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा ln ऑफ V प्लस डेल्टा V बाई V डिवाइडेड बाई ln ईटा। ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, हाँ। यहाँ पे लास्ट लाइन में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, वो आप सुधार लें। हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, ये इंटू में है तो ये डिवाइड में आएगा, है ना, हमने उल्टा लिख दिया है, इसे आप सुधार लें। ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू ln ईटा डिवाइडेड बाई, जो माइनस अगर इसमें दे दिया जाए तो ये हो जाएगा ln ऑफ, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में, मतलब V प्लस डेल्टा V बाई V, है ना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, a vertical hollow cylinder contains an ideal gas, full stop। The gas is enclosed by a 5 kg movable piston with an area of cross section, ये नोट करें, 5 into 10 to the power -3
मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। नो नो कॉमा, the gas is heated slowly from the gas is heated slowly from 300 Kelvin to 350 Kelvin, 300 Kelvin to 350 Kelvin, and the piston rises by 0.1 meter, by 0.1 meter, फुल स्टॉप। पिस्टन राइज हुआ 0.1 मीटर से, है ना, हिट करने पे, फुल स्टॉप। द पिस्टन इज नाउ क्लैंप्ड, द पिस्टन इज नाउ क्लैंप्ड, जहां पर पिस्टन राइज होकर गया वहां पर पिस्टन को फिक्स कर दिया गया, क्लैंप कर दिया गया, मतलब अब वो पिस्टन कहीं पे मूव नहीं कर सकता है। द पिस्टन इज नाउ क्लैंप्ड एट दिस पोजीशन एंड द गैस इज कूल्ड बैक, एंड द गैस इज कूल्ड बैक टू 300 Kelvin. Gas is cooled back to 300 Kelvin. Full stop. Find the difference between the heat energy added during heating process and energy lost during the cooling process, energy lost during the cooling process, full stop। ब्रैकेट में लिखे 1 atm pressure equal to 10 to the power 5 Newton per meter square, ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ें और इसे एक बार ट्राई करके देखें। यहां पर ध्यान दें, एक सिलिंड्रिकल वर्टिकल कंटेनर है, दिस इज पिस्टन, एंड इसे हीट किया गया। पिस्टन इज मूवेबल, जब हीट सप्लाई किया जाएगा तो पिस्टन कुछ मूव करके ऊपर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ फोर्स होगा गैस प्रेशर की वजह से, गैसेस प्रेशर की वजह से कुछ फोर्स अप्लाई होगा, है ना। तो यहाँ पे गैस के द्वारा अपर डायरेक्शन में, यहाँ जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पी नॉट मान लिया, तो यहाँ से ये फोर्स एक्ट होगा, ये कितना होगा पी नॉट इंटू ए, और ये कितना एक्ट होगा प्रेशर ड्यू टू गैस इंटू ए, और क्या होगा, इसका पिस्टन का अपना मास है तो इसका अपना mg होगा। क्योंकि यहाँ पे स्लोली वर्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये हर मोमेंट पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा पिस्टन, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, जीरो, दैट इज नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं अपवर्ड फोर्स दैट इज प्रेशर बाय गैस इनटू ए, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स पी नॉट ए प्लस mg। दिस इंप्लाइज दैट pressure due to gas is equal to P naught plus mg by A, and the pressure due to gas, pressure of gas remains constant, P naught constant है, mg by A constant है, मतलब ये pressure of gas क्या रहने वाला है, constant, है ना। ये हमने मान लिया फर्स्ट। इसके बाद दो केसेस लिए गए हैं। फर्स्ट केस में क्या हुआ है कि हीट सप्लाई किया गया तो पिस्टन कुछ राइज किया है, एंड जहां पे राइज किया वहां पर उसे क्लैंप कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद उसे कूल किया गया, है ना। तो इनिशियल टेम्परेचर था 300 केल्विन, और उसे 300 से 350 किया गया, और फिर कूल करके फिर वापस 300 केल्विन पे लाया गया। तो जब शुरुआत में फर्स्ट केस में देखा जाए तो हीट सप्लाई किया गया है, हीट दिया गया है, और सेकंड जब कूलिंग का प्रोसेस हो रहा है तो उस केस में हीट कुछ रिजेक्ट होगा, है ना, रिजेक्टेड बाय गैस कुछ अमाउंट ऑफ हीट होगा। तो उसका डिफरेंस वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ ध्यान दें, अगर हम लोग बात करते हैं केस फर्स्ट का, केस फर्स्ट में when gas is heated
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर अप्लाई किया तो डेल्टा Q1 इक्वल्स टू डेल्टा U1 प्लस डेल्टा W1। फर्स्ट केस के लिए बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डेल्टा Q1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, डेल्टा U1 दैट इज NCV डेल्टा T प्लस, अगर वर्डन की बात करें तो चूंकि प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट है तो वर्डन बाय गैस लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस इनटू डेल्टा V, है ना। एंड यहाँ जो डेल्टा V होगा आप क्वेश्चन में देख लें 0.1 राइज किया है, तो यहाँ पे ध्यान दें आप लिख सकते हो डेल्टा Q1 इक्वल्स टू N CV इंटू डेल्टा T दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो 350 माइनस 300 दैट इज 50 प्लस प्रेशर ऑफ गैस वो ये है, तो इसे हम लोग P नॉट मतलब इसका वैल्यू पुट करके वहां पे सप्लाई कर रहे हैं, तो 10 टू द पावर 5 P नॉट प्लस मास कितना दिया हुआ है आप क्वेश्चन में डेटा देख लें। यहाँ पे जो मास का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट इज 5 kg, 5 इंटू जी दैट इज 10 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो गया हमारा प्रेशर ऑफ गैस के स्थान पे, एंड इंटू डेल्टा भी कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 5 इंटू 10 टू द पावर -3, और जो हाइट चेंज हुआ है दैट इज 0.1 मीटर शायद है, हाँ 0.1 मीटर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख रहे हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.1। अब इसे सॉल्व किया जाए तो ये हमें मिलेगा, ये हो गया 50 NCV प्लस, यहाँ पे अगर देखा जाए ये पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा डिवाइड में, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इस पूरे टर्म को जो बाहर ब्रैकेट के बाद जो इनटू में है, इस पूरे टर्म को अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 10 टू द पावर 5 और ये 10 टू द पावर -4, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 बचेगा, और 10 इंटू 5 दैट इज 50 प्लस के बाद जब इसमें मल्टीप्लाई होगा ये टर्म तो डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर पूरा कैंसिल हो जाएगा, एंड 10 बाई 10 वो भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5, तो ये हो गया टोटल 50 NCV प्लस 55, इसे हमने मान लिया A। इसी तरह से अगर हम लोग केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड में क्या हो रहा है, गैस इज कूल्ड, व्हेन गैस इज कूल्ड, तो यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा Q2, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q2 इज इक्वल टू डेल्टा U2 प्लस डेल्टा W2। वार्डन तो इस केस में 0 हो जाएगा क्योंकि पिस्टन को क्लैंप कर दिया गया है ना, तो यहाँ पे वार्डन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ से डेल्टा Q2, एक बात और, यहाँ पे कूल किया जा रहा मतलब जो हीट एनर्जी होगा वो रिजेक्टेड बाय गैस होगा, है ना, यहाँ डेल्टा Q निगेटिव आना चाहिए, ध्यान रखिए। डेल्टा U को लिख सकते हैं F/2 NR डेल्टा T, ये हो जाएगा, F का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में देखें क्या नेचर दिया है, यहाँ नेचर नहीं बतलाया है, तो ऐसा करते हैं F के टर्म में ना लिख करके CV के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि पहले वाला एक्सप्रेशन भी हमने CV के टर्म में लिखा है ना। तो यहाँ डेल्टा U2 को लिख सकते हैं NCV डेल्टा T, और डेल्टा T क्या होगा, सेकंड केस में इनिशियल टेम्परेचर 350 हो चुका था और फाइनली उसको कूल करके 300 तक लाया गया, तो फाइनल हो गया 300 और इनिशियल कितना 350, तो फाइनल माइनस से कितना आएगा -50, तो यहाँ लिखेंगे -50 NCV, दिस इज इक्वेशन बी। ये माइनस साइन हमें ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि हीट एनर्जी क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्टेड बाय गैस है ना। तो यहाँ पे
तो माइनस सिर्फ रिजेक्टेड के लिए शो किया जा रहा है, ड्यू टू साइन कन्वेंशन आया है। बट अगर अमाउंट की बात करें, है ना, उसके मैग्नीट्यूड की बात करें कि कितना लॉस किया, कितना रिजेक्ट हुआ, तो दैट इज 50 NCV। एंड हमें फाइंड यही करना है कि जो गैस ने एब्जॉर्ब किया था और सेकंड स्टेज में जो गैस ने हीट रिजेक्ट किया है उसका डिफरेंस क्या है। तो एब्जॉर्ब इतना किया है और रिजेक्ट माइनस 50 NCV नहीं किया है, रिजेक्ट 50 NCV किया है ना। यहां से आप लिख सकते हैं हेंस required difference is equal to, this is absorbed heat energy, this is not with minus sign, only magnitude, है ना। तो जो रिजेक्ट हुआ है दैट इज 50 NCV, तो माइनस करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा 55 जूल। जो डिफरेंस होगा दैट इज 55 जूल। नोट करने से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, थोड़ा फास्ट लिखें। 2 moles of an ideal monoatomic gas, 2 moles of an ideal monoatomic gas are contained in a vertical cylinder, are contained in a vertical cylinder of cross sectional area A, cross sectional area A as shown in the figure, as shown in the figure। इस तरह से दिया गया है फिगर। फुल स्टॉप के बाद है द पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस एंड हैज अ मास स्मॉल m, द पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस एंड हैज अ मास स्मॉल m, फुल स्टॉप। एट अ सर्टेन इंस्टेंट, at a certain instant a heater starts supplying heat to the gas at a constant rate q joule per second, full stop। find the steady velocity steady velocity of the piston under isobaric condition, full stop। all the boundaries are thermally insulated, एक बार इसे आप ट्राई करें वीडियो पॉज करके। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो ध्यान दें, फॉर आइसोबारिक चेंज हम लोग डेल्टा क्यू इक्वल टू NCP डेल्टा टी लिख सकते हैं, है ना। या फिर फॉर एन इनफाइनेटेसिमल चेंज की बात करें तो पहली बात तो ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है, देखो यहाँ पे दिया गया है हीट जो सप्लाई किया जा रहा है वो Q जूल पर सेकंड, मतलब रेट दिया गया है हीट सप्लाई का, मतलब dQ/dt का वैल्यू दिया गया है कितना Q जूल पर सेकंड। यहाँ से लिख सकते हैं फॉर आइसोबारिक चेंज, आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि D का बात आया है तो D के फॉर्म में लिखेंगे तो dQ इज इक्वल टू लिख सकते हैं आइसोबारिक के केस में NCP dt। अगर यहाँ डेल्टा होता तो यहाँ भी डेल्टा होता, है ना। दिस इंप्लाइज दैट अगर इसे बोथ साइड T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dQ/dt इक्वल्स टू NCP तो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा और ये dt/dt, इसे लिख सकते हैं स्मॉल q। दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल q इक्वल्स टू n इनटू Cp को क्या लिख सकते हैं हम लोग, Cp को लिखा जा सकता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, है ना। तो Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv है कि नहीं, R प्लस Cv and dt/dt। So this implies that
एन इंटू सी भी को लिख सकते हैं एफ बाई टू इंटू आर, और एफ को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पहले ध्यान दें, एफ दैट इज नेचर पर डिपेंड करेगा, और यहाँ गैस मोनोटॉमिक है, तो यहाँ लिख सकते हैं मोनोटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 3/2 आर कॉमन हो जाएगा, तो आर कॉमन हो गया, 1 प्लस 3/2 बचेगा, और इंटू डी टी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू एन आर डी टी बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। एक बात और, अगर इस हम लोग कुछ ए मान लेते हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ फाइंड आउट करना है वो देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में देखें, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बतलाया गया है कि जो जैसे हीट सप्लाई कर रहे हैं कि गैस एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा कि पिस्टन धीरे धीरे मूव करते हुए ऊपर जा रहा होगा, तो पिस्टन जब मूव करते हुए ऊपर जा रहा होगा तो उसका अपना कुछ वेलोसिटी होगा, है ना। अब जो भी वेलोसिटी होगा तो हमें स्टेडी वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। स्टेडी वेलोसिटी फाइंड आउट करने का मतलब ये हुआ कि जब ये इक्विलिब्रियम में होकर के मूव कर रहा होगा, मतलब जब नेट फोर्स 0 हो गया होगा, उस समय ये पिस्टन के पास जो वेलोसिटी होगा दैट वी हैव टू फाइंड, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे ये एक्स हाइट पे है, या वाई कुछ भी आप मान सकते हो, हमने वाई चलो मान लिया, ठीक है। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे ये वाई हाइट पे है, किसी इंस्टेंट मतलब टी टाइम पे मान, तो फर्दर टाइम डी टी में कितना मूव करेगा, डी वाई, है ना, एंड डी वाई इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं फॉर एन इनफाइनाइटेसिमल चेंज, क्योंकि हमें वेलोसिटी पूछा, मतलब डी वाई बाई डी टी फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा, डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ डी टी बाई डी टी है, हमें इस रिप्लेस करना होगा डी वाई बाई डी टी के फॉर्म में, है ना। तो फॉर एन इनफाइनाइटेसिमल चेंज लिख सकते हैं पी डी वी इक्वल्स टू एन आर डी टी। ध्यान होगा स्मॉल बर्डन के केस में हम लोगों ने पढ़ा था स्मॉल बर्डन, है ना। वैसे इनफाइनाइटेसिमल चेंज की जब बात करेंगे तो उस छोटे से चेंज के ड्यूरिंग प्रेशर अप्रोक्सीमेटली क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। तो P इंटू चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू रिटन एज एन आर डी टी, P इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस P इंटू इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज P इंटू फाइनल वॉल्यूम को लिख सकते हैं एन आर फाइनल टी माइनस एन आर इनिशियल टी, तो एन आर कॉमन, तो डी टी हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से एन आर डी टी को हम लोग अगर इसमें पुट कर दें, है ना, इसे अगर यहाँ पुट कर दें तो हमें यहाँ से जो Q का वैल्यू है वो कितना बराबर मिलेगा, 5/2 इंटू एन आर डी टी के स्थान पे पी डी वी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डी टी। एक बात और, यहाँ पे आप ध्यान दें, चूंकि स्टेडी वेलोसिटी पूछा, मतलब इक्विलिब्रियम का केस है, इक्विलिब्रियम का केस मींस व्हाट, यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसे हम कितना, वो जो पी हमने लिखा उसे कितना लिख सकते हैं, इन स्टेडी स्टेट मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो प्रेशर कितना लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, यहाँ P इंटू ए होगा, यहाँ से P नॉट इंटू ए होगा, और ये इसका अपना वेट होगा दैट इज mg। तो इन इक्विलिब्रियम स्टेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, है ना। तो P को यहाँ से फाइंड आउट करके वहां पुट किया जा सकता है, खैर वो लास्ट में पुट करेंगे हम लोग। तो ये और ध्यान दें 5/2 इंटू P को तो हम लोग यहाँ से चलो लिख दिया है, चलो अभी एक लाइन और लिखते हैं, P इंटू डी वी को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एंड वो इनफाइनाइटेसिमल चेंज के ड्यूरिंग कितना मूव किया होगा, डी वाई, तो क्या हो जाएगा, डी वी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी। तो देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी, यही क्या बन गया, वेलोसिटी, क्योंकि इक्विलिब्रियम केस में P पुट करेंगे, कहने का मतलब है कि P जिस इंस्टेंट पर का पुट करोगे उस इंस्टेंट पर का वेलोसिटी मिलेगा। क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे Q है, ये हो जाएगा 2Q बाई 5AP। आप यहाँ देख सकते हैं डी वाई बाई डी दैट इज द वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर
ये तो कांस्टेंट है, बाकी कांस्टेंट है। पी वेरी कर सकता है, तो जिस वक्त का प्रेशर पुट करेंगे उसी वक्त का वेलोसिटी मिलेगा। तो पी हम इक्विलिब्रियम स्टेट पर का पुट करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 2q/5a इनटू क्या है यहां से देख लें, पी को लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, है ना। तो पी को लिखा जा सकता है पी नॉट, या फिर ऐसे भी कर सकते हो P इंटू ए है तो डायरेक्ट P इंटू ए पुट करेंगे तो ए को लिखने की जरूरत नहीं है, तो P इंटू ए को लिख सकते हैं P नॉट ए प्लस mg, ऐसा लिखा जा सकता है ना। आप एक बार पूरे प्रोसेस को समझ लें, नोट कर लें। तो ये आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करा है ना, इसे नोट कर लेना। जितने भी क्वेश्चन कराया गया है थ्योरी पढ़ते वक्त जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा है, आज जो हमने क्वेश्चन करा वो सारे क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेना। आप सीट को कोशिश करो पूरा अटेम्प्ट करने का। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तब तक कुछ आप लोग सीट अटेम्प्ट लोगे, उसके बाद सीट का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना, एक क्लास, या फिर जरूरत के अनुसार देखा जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।